हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। आज की क्लास में कंपनी लॉ में वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम है मेजोरिटी पावर एंड माइनॉरिटी राइट। कि मेजोरिटी के पास क्या क्या पावर होती है, मेजोरिटी पावर एंड माइनॉरिटी राइट्स, इसमें हम बात करेंगे। मेजोरिटी पावर माइनॉरिटी राइट, इसमें हम बात करेंगे ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट क्या होता है। इस चीज के लिए ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के रिगार्डिंग एप्लीकेशन कैसे फाइल होती है, एप्लीकेशन कहाँ फाइल होती है, कैसे फाइल होती है, कितने टाइम पीरियड में फाइल हो जानी चाहिए, हम बात करके यहाँ पर चलेंगे। स्टार्ट करते हैं मेजोरिटी पावर एंड माइनॉरिटी राइट। द कंसेप्ट ऑफ शेयरहोल्डर डेमोक्रेसी इन प्रेजेंट डे कॉर्पोरेट वर्ल्ड डिनोट द shareholder supremacy in the governance of the business and affair of corporate sector either directly or through their elected representative। ये कहना चाह रहा है कि जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर एक सुप्रीम है। शेयर होल्डर के पास क्या है, सुप्रीम पावर है। किस चीज के अंदर, बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर के गवर्नेंस के लिए, बिजनेस के गवर्नेंस के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के अफेयर्स के लिए शेयर होल्डर के पास पावर क्या है, एक सुप्रीम पावर है। शेयर होल्डर के पास क्या है, एक सुप्रीम पावर है। पावर ऑफ मेजोरिटी, इट इज cardinal rule of the company law that prime facie majority of member of company are entitled to exercise the power of the company and generally to control the affair। भाई कंपनीज एक्ट के अंदर ये रूल है, कार्डिनल रूल है। ये वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर होते हैं, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स के पास, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो होते हैं, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स के पास राइट है। किस चीज के लिए, उनके पास पावर्स होती हैं, उनके पास कंट्रोल होता है कंपनी के अफेयर्स का। द रेजोल्यूशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर पास एट ड्यूली कन्वेंट एंड हेल्ड जनरल मीटिंग। जो भी रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं वो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर से लिए जाते हैं। जनरल मीटिंग के अंदर जो भी रेजोल्यूशन पास होते हैं वो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर के द्वारा ही पास होते हैं। अपॉन एनी क्वेश्चन विद विच कंपनी इज लीगली कॉम्पिटेंट टू डील is binding upon the minority and consequently upon the company। मेजोरिटी जो है, मतलब कोई भी आपने रेजोल्यूशन पास किया, आप ओआर पास करते हो, आप एसआर पास करते हो, सब में मेजोरिटी रूल्स ही एप्लीकेबल होता है। अगर मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर ने डिसाइड कर लिया कि ये चीज होगी तो वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर पे, वो कंपनी के ऊपर बाउंड हो गया पर चलेगी। तो मेजोरिटी से ही सारे डिसीजन कंपनी लॉ में लिए जाते हैं। मेजोरिटी ही होता है जो अफेयर्स को, किसी कंपनी के अफेयर्स को, किसी कंपनी की पावर्स को एक्सरसाइज करता है। मेजोरिटी के पास राइट है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस रूल्स इन फोर्स वर्सेस हार्बोटल। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कोर्ट विल नॉट यूजली इंटरवेन एट द इंस्टेंस ऑफ शेयर होल्डर इन द मैटर ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन and will not interfere with the management of the company by its directors so long as they are acting within the power conferred on by them under the article of company। The basic principle of non-interference with the internal management of the company by the court is laid down in the case of Force versus Harbour। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है। अगर कोई शेयर होल्डर जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन करता है या जो मैनेजमेंट होती है कंपनी की डायरेक्टर के द्वारा, अगर वो विद इन अथॉरिटी के अंदर, जो उनको आर्टिकल ने अथॉरिटी दी है, अगर उसके अंदर वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोर्ट के पास किसी भी तरह का उनके क्या नहीं है, इंटरफेयर करने का राइट नहीं है। उस पर इंटरफेयर करने का राइट नहीं है। और ये कहाँ मेंशन हुआ है, ये फोर्स वर्सेस हार्बोटल जो केस था इसमें डिसाइड हुआ है। फैक्ट ऑफ द केस, टू शेयर होल्डर इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट द डायरेक्टर। दो शेयर होल्डर ने
केस फाइल किया डायरेक्टर के खिलाफ। शेयर होल्डर ने आरोप लगाया कि डायरेक्टर जो है, द डायरेक्टर हैज अफेक्टेड वेरियस फ्रॉडुलेंट एंड इलीगल ट्रांजैक्शन एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। डायरेक्टर ने बोला, शेयर होल्डर ने बोला कि भाई कंपनी के बिहाफ पे जो डायरेक्टर है वो कई फ्रॉडुलेंट और इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहा है। डायरेक्टर हैज मिसअप्लाई अलाइनेटेड वेस्टेड द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। और डायरेक्टर जो शेयर होल्डर ने आरोप लगाया कि जो डायरेक्टर हैं वो कंपनी की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, उसको मिसअप्लाई कर रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं। एंड शेयर होल्डर क्लेम डैमेज फ्रॉम द डायरेक्टर फॉर द लॉस कॉज टू द कंपनी। डिसीजन क्या था? कोर्ट ने इस चीज को डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने इस चीज को क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। उसकी पेटिशन को, उसके शूट को डिसमिस कर दिया। रीजन क्या था? प्रॉपर प्लेंटिफ इज अ कंपनी। पहले तो क्या था? प्रॉपर प्लेंटिफ कौन था? कंपनी था। रिकॉग्निशन ऑफ मेजोरिटी रूल, अवॉइडिंग अनप्रोडक्टिव लिटिगेशन, अवॉइडिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस, रूल इन फोर वर्सेस हार्बर्टन। इन रीजन की वजह से डिसाइड किया और उसकी शूट को डिसमिस कर दिया गया। और उसमें रूल्स क्या था? फोर्स वर्सेस हार्बोटल का। इसमें क्या रूल रखता है? मेजोरिटी रूल वाज ले डाउन इन फोर्स वर्सेस हार्बोटल, कि भाई जो भी चीज मेजोरिटी से डिसाइड हुई है वो प्रिवेल करेगी। Majority rule is also called the rules in force versus Hart-Bottle. The majority rule state that the will of the majority must prevail. Principle emerge from the force versus Hart-Bottle. A company has a separate legal entity. It can sue its own name. A company is regulated like a democracy. Affairs of the company are conducted by the majority of members. The resolution passed by the majority of members is binding on the company and consequently on the minority. The court do not usually intervene in the matter of internal management of the company. तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कहाँ फॉल करते हैं? फोर्स वर्सेस हार्बोटल। फोर्स वर्सेस हार्बोटल। एक्सेप्शन क्या है रूल्स की? एक्सेप्शन क्या है जनरल रूल की? जो मेजोरिटी रूल बात करता है कि जो भी डिसीजन मेजोरिटी ने अगर ले लिया तो वो बाइंड होंगे, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? पहले अगर कोई अल्ट्रा वायरस या इलीगल एक्ट कर रहे हैं, अगर किसी कंपनी के फंड को गलत तरीके से यूज किया जा रहा है जो कि अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन है, तो मेंबर के पास राइट है कि वो डायरेक्टर से केस फाइल कर सकता है और अपने पैसों को क्या कर सकता है? रिकवर कर सकता है। अल्ट्रा वायरस एंड इलीगल एक्ट। भाई अगर क्या हुआ, कंपनी उसको डायरेक्टर्स को, मेंबर्स को लगा कि भाई उनके फंड को डायरेक्टर्स ने गलत तरीके से यूज किया है, तो मेंबर जो है डायरेक्टर के खिलाफ केस फाइल करके यहाँ पर चल सकते हैं। इवन अ सिंगल मेंबर कैन अप्लाई टू द कोर्ट टू ग्रांट एक्सेम्पशन रिस्ट्रेनिंग द कंपनी फ्रॉम एंटरिंग इनटू द अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट। और सिंगल मेंबर भी कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकता है अगर कोई कंपनी अल्ट्रा वायरस एक्ट कर रही है, उसको रोकने के लिए मेंबर जो है केस फाइल करके यहाँ पर चल सकता है। फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी। अगर मेजोरिटी अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, अगर उसको माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर रही है, तो उसके खिलाफ भी इंडिविजुअल मेंबर क्या कर सकता है? एक्शन लेके यहाँ पर चल सकता है। रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल। Where the director control majority of share capital, they will not permit the company to bring a suit against themselves. Therefore, even a single member can sue. भाई क्या है? डायरेक्टर जो है वही कंपनी के शेयर होल्डर हैं। डायरेक्टर अपनी गलत तरीके से कुछ भी कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस केस में सिंगल मेंबर भी क्या कर सकता है? केस फाइल करके यहाँ पर चल सकता है। ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी। अगर डायरेक्टर जो है कोई सीक्रेट प्रॉफिट बना रहा है, क्या है? सीक्रेट प्रॉफिट बना रहा है, देन एनी मेंबर कैन कंपेल द डायरेक्टर टू पे बैक द प्रॉफिट मेड बाय देम। तो मेंबर क्या कर सकता है? डायरेक्टर को बोल सकता है कि जो भी उन्होंने प्रॉफिट बनाया है वो प्रॉफिट क्या कर सकता है? वापस करने के लिए बोल सकता है। इनफ्रिंजमेंट ऑफ राइट ऑफ मेंबर। इफ एनी इंडिविजुअल राइट ऑफ मेंबर इज इनफ्रिंज। भाई क्या है? अगर किसी मेंबर के राइट को इनफ्रिंज किया गया है, मेंबर हैज द राइट टू sue द कंपनी फॉर एनफोर्समेंट इज राइट। तो ये एक्सेप्शन बता रखी है जनरल रूल की। दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ द जनरल रूल। दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ द जनरल रूल।
अब यहाँ पे कुछ केस लो दे रखे हैं। पहला केस लो है मैनियर वर्सेस होपर एंड टेलीग्राफ वर्क लिमिटेड। मैनियर वर्सेस होपर इज टेलीग्राफ वर्क लिमिटेड। Majority derive the profit of the company to another company in which they are majority shareholder। इस केस में क्या था कि जो कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर थे, ठीक है ना, वो क्या कर रहे थे, अब एक कंपनी का शेयर प्रॉफिट जो था दूसरी कंपनी में डिराइव कर रहे थे और उस कंपनी के अंदर वो मेजोरिटी शेयर होल्डर थे। कॉम्प्रोमाइज वाज मेड बिटवीन ए एंड बी। द कॉम्प्रोमाइज वाज डिटरमाइंड The compromise was detriment to the interest of कंपनी ए बट द फेवरेबल टू द कंपनी बी। क्योंकि यहाँ इस कंपनी ए का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो रहा था, कंपनी बी के प्रॉफिट में ट्रांसफर हो रहा था। तो भाई क्या था, जो ए का इंटरेस्ट था वो हार्म हो रहा था। मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी ए were also the member of company B. It was held that majority has tried to put something in their pocket at a cost of the minority and thus minority has empower to take action। तो इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो मेजोरिटी शेयर होल्डर हैं कंपनी ए के, वही मेजोरिटी शेयर होल्डर हैं कंपनी बी के, और वो क्या कर रहे हैं, अपने पर्सनल फायदे के लिए जो कंपनी ए का प्रॉफिट है उसको कंपनी बी के प्रॉफिट में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से माइनॉरिटी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो माइनॉरिटी के पास राइट है, वो एक्शन ले सकते हैं मेजोरिटी शेयर होल्डर ऑफ ए के खिलाफ। ब्राउन वर्सेस ब्रिटिश एब्रेसिव व्हील्स कंपनी क्या है, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ, बात करते हैं। लार्ज मेजोरिटी ऑफ 98%, लार्ज मेजोरिटी ऑफ 98% wish to buy the share held by the minority shareholder. Minority shareholder refused to sell their shares. In order to grab the share of minority shareholder, the majority shareholder pass a resolution, alter the article so as to enable 9/10 of the shareholder to buy the share of the other shareholder. It was held that minority could not be compelled to sell its share to the majority। भाई क्या हुआ, अगर मेजोरिटी शेयर होल्डर फोर्सफुली माइनॉरिटी के शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं और वो इस चीज के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं, तो ब्राउन वर्सेस ब्रिटिश केस के अंदर ये डिसाइड किया गया कि भाई माइनॉरिटी को कंपेल नहीं किया जा सकता फोर्सफुली कि आप अपने शेयर बेचो माइनॉरिटी के द्वारा। डैनियल वर्सेस डैनियल, डैनियल वर्सेस डैनियल क्या है, बात करते हैं। डैनियल वर्सेस डैनियल। Husband and wife were the only two directors in a company। डैनियल वर्सेस डैनियल का केस था, इसमें क्या हुआ, हस्बैंड एंड वाइफ वर ओनली द टू डायरेक्टर इन द कंपनी, दे हैड मेजोरिटी शेयर ऑफ द कंपनी। द लैंड ऑफ द कंपनी वाज सोल्ड टू वन ऑफ द डायरेक्टर एट ग्रोस अंडर वैल्यू। It was held that minority shareholder has a valid cause to bring an action against the director। इस केस में माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास राइट है कि भाई अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू में बेचा है तो मेजोरिटी के खिलाफ क्या ले सकते हैं, एक्शन लेके यहाँ पर चल सकते हैं। तो ये केस लो थे कुछ जिसमें माइनॉरिटी को क्या किया गया है, राइट दिए गए हैं कि उनके पास राइट है। एक्सेप्शंस क्या है अंडर द कंपनीज एक्ट, एक्सेप्शन क्या है अंडर द कंपनीज एक्ट। भाई किन किन सिचुएशनों में माइनॉरिटी जो है एक्शन नहीं ले सकते। Dissenting shareholder, if not less than 10%, may apply to the court for cancellation of variation made in the class rights। Dissenting shareholder अगर वो लेस देन 10% है वो अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट के पास, जो वेरिएशन हुआ है ना, किसी क्लास राइट्स के अंदर, क्लास ऑफ शेयर मतलब किसी क्लास के शेयर्स की राइट्स के में अगर कोई वेरिएशन हुआ है तो उनको कैंसिल कराने के लिए डिसेंटिंग शेयर होल्डर जो क्या कर सकते हैं, कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। डिसेंटिंग शेयर होल्डर मे अप्लाई टू द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी कंपनी फ्रॉम एक्वायरिंग देयर शेयर्स। कि भाई क्या है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं किस चीज के लिए, डिसेंटिंग शेयर होल्डर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं
किस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो? फॉर द पर्पस ऑफ रिस्ट्रेन करने के लिए, रोकने के लिए ट्रांसफरी कंपनी को फ्रॉम एक्वायरिंग देयर शेयर्स। requisite number of member may make an application to the NCLT for seeking relief from ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। मतलब requisite नंबर ऑफ मेंबर एनसीएलटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो मेजोरिटी रूल यहाँ जो है एप्लीकेबल नहीं होता। मेजोरिटी रूल्स की क्या है ये? एक्सेप्शन है। मेजोरिटी रूल्स की क्या है ये? एक्सेप्शन है। requisite number of member can demand a poll. Any member can apply to the company law board to call AGM if default is made in holding AGM. Any member can apply to NCLT to call EGM if default is made in holding the EGM. तो इन केसेस में ये एक्सेप्शन है किसकी? फोर्स वर्सेस हार्बोटल रूल्स की। मेजोरिटी रूल्स की क्या है ये? एक्सेप्शन है। आगे बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। कंपनीज एक्ट ने माइनॉरिटी शेयर होल्डर को पावर दी है कि वो अगर मेजोरिटी उनको ऑपरेस कर रही है या गलत तरीके से कोई काम कर रही है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास राइट है, वो एक्शन ले सकते हैं with a view to prevent the majority from operation and mismanagement. These are the statutory right of the minority shareholder. ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट होता क्या है उस बारे में बात करते हैं। सेक्शन कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, इसके लिए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 241 से लेके सेक्शन 244 तक प्रोविजन बता रखे हैं। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के रिगार्डिंग सेक्शन 241 से लेके सेक्शन 244 तक प्रोविजन है। बात करते हैं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट होता क्या है। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट होता क्या है? ऑपरेशन का मीनिंग होता है एक्ट ऑफ मेजोरिटी विच हार्श एंड बर्डनसम ऑन माइनॉरिटी। भाई अगर कोई मेजोरिटी इस तरह से काम कर रही है वो माइनॉरिटी के लिए क्या है? वो हार्श है या माइनॉरिटी के ऊपर बर्डन आ रहा है किसी वजह से, तो उसको कहते हैं ऑपरेशन, उनको दबाया जा रहा है। मिसमैनेजमेंट क्या होता है कि मेजोरिटी जो है मिसमैनेज कर रही है, गलत तरीके से काम कर रही है, वो सारा क्या है? मिसमैनेजमेंट है। माइनर एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट हाउएवर आर नॉट बी रिगार्डेड एज ऑपरेशन as far as possible shareholders should try to resolve their differences by mutual adjustment। इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई छोटा कोई काम, मिसमैनेजमेंट यहाँ पे होती है कि ग्रोस नेग्लिजेंस, जिसकी वजह से कोई बड़े लेवल पे पूरे का पूरा बिजनेस जो है अफेक्ट होकर यहाँ पर चल रहा है, बिजनेस को कंडक्ट किया जा रहा है, बिजनेस को मिसमैनेज किया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या है? ये सारा मिसमैनेजमेंट का काम होकर यहाँ पर चलता है। मिसमैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। minor act of mismanagement minor act of mismanagement however are not be regarded as operation। छोटा जो मिसमैनेजमेंट का कोई काम होगा, माइनर एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, उसको ऑपरेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर कोई छोटी मिसमैनेजमेंट हुई है तो वो ट्राई करे शेयर होल्डर अपने डिफरेंसेस को खुद से रिजोल्व करने की। देयर मस्ट बी अनफेयर अब्यूज ऑफ पावर, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस in the probability with which the company's affair are being conducted। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? मेजोरिटी जो है अपनी पावर का गलत तरीके से यूज करनी होनी चाहिए। अनफेयर अब्यूज ऑफ पावर, गलत तरीके से किसी बिजनेस को चलाने के लिए अपनी पावर का गलत यूज करना क्या होता है? मिसमैनेजमेंट होता है। क्या होता है? मिसमैनेजमेंट होता है। उसके बाद क्या है? A member can complain of operation only in his capacity as a member and not in his capacity as a director। भाई मिसमैनेजमेंट के केस में, ऑपरेशन के केस में जो मेंबर्स के पास राइट है कि वो मेंबर की कैपेसिटी में केस फाइल कर सकते हैं, ना कि शेयर होल्डर या क्रेडिटर्स की कैपेसिटी में।
मिसमैनेजमेंट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में अगर केस फाइल करना है तो आप मेंबर होने चाहिए। आप मेंबर की कैपेसिटी में केस फाइल कर सकते हैं। आप दूसरी कैपेसिटी में जैसे डायरेक्टर या फिर आप क्रेडिटर की कैपेसिटी में केस फाइल नहीं कर सकते। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर whose name is still on the register of member entitled to file petition under section 397 398 of old companies act। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओल्ड कंपनीज एक्ट की बात कर रहा है जो कि अब सेक्शन 241 से लेके सेक्शन 244 तक बता रखा है। भाई अगर कोई डिसीज मर गया है कोई मेंबर जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास भी क्या है, पावर है। वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं किसमें, कोर्ट के अंदर, फॉर ग्रांटिंग रिलीफ फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन मस्ट बी अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऑपरेशन जो होनी चाहिए कॉन्टिन्यू प्रोसेस होनी चाहिए। दिस इज सुजेस्टेड बाय द वर्ड आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर, आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर, जो कि ऑपरेसिव है, जो कि क्या है, ऑपरेसिव नेचर के हैं। तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए ऑपरेशन, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए ऑपरेशन। आगे बात करते हैं, अगर ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का अगर कोई केस हुआ है तो एप्लीकेशन कहाँ फाइल होती है, एप्लीकेशन फाइल होती है ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल क्या है, एनसीएलटी, एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन सेक्शन 241। सेक्शन 241 बात करता है कि भाई एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु कंप्लेन दैट अफेयर ऑफ द कंपनी हैज बीन और बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर prejudicial to the public interest or a manner prejudicial or oppressive to him or any manner any member or members or in a manner prejudicial to the interest of the company। अगर किसी मेंबर ने, मेजोरिटी ने किसी कंपनी के अफेयर्स को इस तरह से कंडक्ट किया हुआ है या हो रहे हैं जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में, मेंबर के इंटरेस्ट में, कंपनी के इंटरेस्ट में हार्मफुल है, तो मेंबर क्या कर सकता है, एनसीएलटी में केस फाइल करके यहाँ पर चल सकता है रिगार्डिंग द ऑपरेसिव एंड मिसमैनेजमेंट। द मटेरियल चेंज नॉट बीइंग द चेंज बोथ बाय or in the interest or any creditor including debenture holder or any class of shareholder of the company has taken place in the management या कंट्रोल ऑफ द कंपनी। अगर कोई मटेरियल चेंज हुआ है किसमें, अगर कोई मटेरियल चेंज हुआ है मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में या कंट्रोल ऑफ कंपनी में, वेयर बाय एन अल्टरेशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर और in the ownership of company share, or if it is has no share capital in its memorandum or any other manner whatsoever, and that by reason of such change it is likely that the affair of the company will be conducted in a manner जो कि harmful है to the interest of the member or the class of member or may apply inform NCLT 1 to the tribunal। तो इस केस में अगर भाई अफेयर ऑफ द कंपनी गलत तरीके से कंडक्ट किए जा रहे हैं जो कि ऑपरेसिव है मेंबर के लिए, जो कि प्रीजुडिशियल है, हार्मफुल है कंपनी के लिए, पब्लिक के लिए, या कंपनी की मैनेजमेंट में, कंपनी की कंट्रोल में कोई ऐसा चेंज हुआ है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, कंपनी के मैनेजर में कोई ऐसा चेंज हुआ है जिसकी वजह से कंपनी के अफेयर जो है वो इस तरह से कंडक्ट होंगे जो कि प्रीजुडिशियल होंगे टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, तो इसके लिए मेंबर जो है फॉर्म एनसीएलटी 1 के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। किसको, एनसीएलटी को, एनसीएलटी 1 के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एनसीएलटी को। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 241 सबसेक्शन 2, द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट इज ओपिनियन दैट अफेयर ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर prejudicial to the public interest, it may by itself apply to the tribunal for order under this chapter। भाई क्या है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगता है, सेक्शन 2 क्लोज 41, सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 के अंदर बात कर रहा है मेंबर्स, सेक्शन 241 सबसेक्शन 2 के अंदर बात कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगता है कि भाई जो ये है अफेयर है कंपनी के गलत तरीके से कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकता है, केस फाइल करके यहाँ पर चल सकता है। Rule 82 of the NCLT Rule 2016, withdrawal of application filed under section 241, application under clause A and B of subsection 1 of section 241 of the act shall not be withdrawn without the leave of the tribunal। बिना NCLT की अप्रूवल के आप एप्लीकेशन
विड्रॉ नहीं करा सकते। अगर आप विड्रॉ कराना चाहते हो तो बिना एनसीएलटी की परमिशन के आप क्या नहीं कर सकते, एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं करा सकते। अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है विड्रॉ कराने की तो आप फॉर्म एनसीएलटी 9 के अंदर एप्लीकेशन लगा के यहाँ पर चलो। आगे बात करते हैं सेक्शन 242 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, सेक्शन 242 सबसेक्शन 2, if on an application made under 241 the tribunal is opinion that the company's affair has been or being conducted in a manner जो कि क्या है, प्रीजुडिशियल है, oppressive है to any member or members or prejudicial है to the public interest or in a manner prejudicial to the interest of company। अगर एनसीएलटी को लगता है कि कंपनी के अफेयर इस तरह से कंडक्ट हो रहे हैं कि जो कि ऑपरेसिव हैं, हार्मफुल हैं मेंबर के लिए, पब्लिक के लिए, कंपनी के लिए, और दूसरा क्या है, दैट टू वाइंड अप ऑफ द कंपनी वुड अनफेयरली प्रेजुडाइज सच मेंबर और मेंबर but that otherwise the fact would justify the making of winding up order on the ground that it is just equitable that the company should be wound up. The tribunal may, with a view to bring an and the matter complained of may make such order as it deems fit। ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये जरूरी है कि कंपनी को वाइंड अप करना, ऑर्डर देना जरूरी है, तो कंपनी क्या कर सकती है, ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, ऑर्डर पास करके यहाँ पर चल सकता है जो उसे ठीक लगेगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 242 सबसेक्शन 2, without prejudice to the generality of power under subsection 1 order under subsection may be provide for। अब क्या क्या ऑर्डर एनसीएलटी पास कर सकती है, यहाँ पे बात हो रही है कि एनसीएलटी क्या क्या ऑर्डर पास कर सकती है जो कि जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है फॉर बाइंडिंग। वो क्या कर सकती है, रेगुलेशन कर सकती है, द रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर, परचेज कर सकती है शेयर्स, द परचेज of shares interest of member of the company or by other members therefore or by company in case of purchase of its share by the company has aforesaid the consequent reduction of share capital, restriction on transfer allotment of share of the company, termination setting aside modification agreement whatsoever arrived between the company and the managing director and other director or manager upon such condition as may be in the opinion of the tribunal be just and equitable in the circumstances of the case। तो ये कुछ ऑर्डर्स हैं, अगर एनसीएलटी को लगता है कि भाई यहाँ पर मतलब क्या है, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो ये कंपनी इतने ये जो ऑर्डर बता रखे हैं ये क्या कर सकती है, पास कर सकती है। आप इन ऑर्डर को पढ़ लेना, रीड कर लेना इनको। तो ये जो ऑर्डर बता रखे हैं ये कंपनी जो है, एनसीएलटी जो है, पास करके यहाँ पर चल सकती है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 242 सबसेक्शन 3, सर्टिफाई कॉपी, जो भी एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा उसकी कॉपी कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर, जब कंपनी को ऑर्डर मिलेगा उसकी कॉपी 30 दिन के अंदर अंदर एनसीएलटी को क्या हो जाएगी, फाइल हो जाएगी विद इन 30 डेज। मतलब जब कंपनी जो है एनसीएलटी से ऑर्डर रिसीव करेगी तो उसकी एक कॉपी आरओसी को फाइल हो जाएगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइल होकर यहाँ पर चलेगी। सेक्शन 242 सबसेक्शन 4, ट्रिब्यूनल में ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग मेक एन इंटरिम ऑर्डर which it think fit for the regulating the conduct of the company affair upon such terms and condition as to be it just and equitable। एनसीएलटी के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, कोई फाइनल ऑर्डर देने से पहले कोई इंटरिम ऑर्डर भी पास करके यहाँ पर चल सकता है। सेक्शन 242 सबसेक्शन 5, where order of the tribunal under subsection 1 make alteration in the memorandum article of association then notwithstanding anything provision of the act the company shall not have the power except to the extent if any permitted in the order make without the permission of the tribunal any alteration whatsoever which is inconsistent with the order either in the memorandum or in the article। कि भाई अगर एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास किया है किस चीज के रिगार्डिंग, अल्टरेशन के रिगार्डिंग, मेमोरेंडम में या आर्टिकल में, बिना एनसीएलटी के अप्रूवल के कंपनी कोई भी ऐसा चेंज नहीं कर सकती जो ऑर्डर के क्या हो,
इनकंसिस्टेंट हो, जो ऑर्डर के क्या हो, इनकंसिस्टेंट हो। सेक्शन 242 सबसेक्शन 6, subject to the provision of subsection 1, alteration made by the order in the memorandum or article of the company shall in respect have the same effect as if they had been duly made by the company in accordance with the provision of the act, and the said provision shall apply according to the memorandum and article so altered। मतलब जो आप अल्टरेशन करोगे एज पर दी ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, हम मान लेंगे कि भाई ये जो अल्टरेशन हुआ है वो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट हुआ है, वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट हुआ है। सेक्शन 242 सबसेक्शन 7, certify copy of the every order altering or giving leave to alter a company's memorandum article shall within 30 days after the making thereof be filed by the company with the registrar who shall register the same। Section 242 subsection 8, if company contravene the provision of subsection 5, the company shall be punishable with fine which shall not be less than, मिनिमम फाइन कितना लगेगा, 1 लाख रुपए का, मिनिमम फाइन 1 लाख रुपए का, मैक्सिमम फाइन 25 लाख रुपए तक का हो सकता है। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट shall be or with fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनके ऊपर मिनिमम फाइन लगेगा 25,000 रुपए का और मैक्सिमम फाइन लग सकता है 1 लाख रुपए तक का मैक्सिमम फाइन लग के यहाँ पर चल सकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 243। सेक्शन 243 बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स। सेक्शन 243 सबसेक्शन 1, where order made under section 242 terminate, set aside, modify agreement such as is referred in subsection 2 of this section, such order shall not give rise to any claim whether against the company by any person for damages or compensation for loss of office or in any other respect either in pursuance of the agreement or otherwise। भाई क्या है, अगर एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया कि भाई ये एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट हुआ था कंपनी का किसी दूसरे पर्सन के साथ, कि इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाए, तो इसकी वजह से, उस ऑर्डर की वजह से दूसरा पर्सन जिसके साथ कंपनी का एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो कंपनी के अगेंस्ट क्लेम करे, डैमेजेस करे, उसके पास कोई राइट नहीं होगा। नो मैनेजिंग डायरेक्टर, अदर डायरेक्टर, मैनेजर हुज एग्रीमेंट इज टर्मिनेटेड, सेट असाइड shall for a period of 5 years from the date of order terminate or setting aside the agreement without the leave of the tribunal be appointed or as act as managing director, other director, manager of the company। और भाई जिस अगर कंपनी का किसी मैनेजर के साथ, किसी डायरेक्टर के साथ, किसी मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ कोई एग्रीमेंट था और उस एग्रीमेंट को एनसीएलटी ने क्या कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है, चैलेंज कर दिया है, तो वो एनसीएलटी की अप्रूवल के बिना कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर या मैनेजर 5 सालों के लिए अपॉइंट नहीं हो सकते, 5 सालों के लिए अपॉइंट नहीं हो सकते। प्रोवाइडेड दैट ट्रिब्यूनल शैल not grant leave under this clause unless notice of intention to apply for leave has been served on the central government and that government have been given a reasonable opportunity of being heard in the matter। भाई क्या है, ट्रिब्यूनल तब तक लीव नहीं देगी, परमिशन नहीं देगी, ट्रिब्यूनल जो है तब तक लीव नहीं देगी जब तक कि क्या ना हो, जब तक कि परमिशन के लिए properly क्या ना हो, unless the notice of intention to apply for leave has been served on the central government, जब तक कि लीव के लिए जो नोटिस है सेंट्रल गवर्नमेंट को ना भेजा जाए और जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना दे दे तब तक सेंट्रल एनसीएलटी जो है क्या नहीं देगी, परमिशन नहीं देगी, लीव नहीं देगी। आगे बढ़ते हैं। रूल 83 ऑफ एनसीएलटी रूल 2016, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 243, application under clause B of subsection 1 of section 243 of the act for the leave to any person mentioned therein to be appointed or act as managing director। भाई लीव का मीनिंग यहाँ पे क्या है, परमिशन। भाई अगर आप परमिशन लेने के लिए किसी पर्सन को
मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर मैनेजर अपॉइंट करने के लिए आपने परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई, तो वो एप्लीकेशन आप NCLT 1 में लगाओगे, NCLT 1 में लगाओगे। Application under sub rule 1 shall state whether notice of intention to apply for such leave as required under the provision of subsection 1 of section 243 of the act has been given to the central government and such application has also accompanied by the copy of notice। और ये भी बताया जाएगा कि क्या आपने इसकी कॉपी जो है, इसके रिगार्डिंग जो नोटिस है, क्या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है, उसकी कॉपी आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, क्या एप्लीकेशन के साथ उस नोटिस की कॉपी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। नोटिस ऑफ द डेट ऑफ हियरिंग ऑफ notice of the date of hearing of application together with the copy of application shall be served on the central government not less than 15 days before the date fixed for the hearing। तो यहाँ पर क्या है, आप एप्लीकेशन जो है NCLT 1 फॉर्म के अंदर लगाओगे और उसके बाद जो होगा आप नोटिस इशू करोगे, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इशू करोगे। बाद में जब NCLT पे आप एप्लीकेशन लगाओगे 15 दिन पहले, हियरिंग से 15 दिन पहले आप उसकी जो कॉपी है अलोंग विद द एप्लीकेशन, ठीक है ना, वो किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करके यहाँ पर चलोगे, ये बात करके यहाँ पर लिखता है। अब बात करते हैं सेक्शन 243। Any person who knowingly act as a managing director, director, manager, secretary in contravention of the provision of this, तो उनके ऊपर फाइन लग के यहाँ पर प्रॉपरली चलेगा, तो उनके ऊपर प्रॉपरली फाइन लग के यहाँ पर चलेगा।